नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस दूसरे संशोधित संपादकीय विश्लेषण के सत्र में जो ग्रोथमोट यूपीएससी द्वारा प्रायोजित है। और जैसे आपको मालूम है कि आज जिन जिन लेखों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो पहले तो एक चयनित रहेंगे, प्लस सारे के सारे लेख द हिंदू से है। तो उसी में से दूसरा जो आज का लेख है जिसका शीर्षक में दृश्यमान है बिग पुश फॉर द एजुकेशन, यानी कि शिक्षण के ऊपर, शिक्षण क्षेत्र के ऊपर हमें बल देना है, स्पेशली इन दिस पोस्ट कोविड एरा। यानी कि कोरोना के पश्चात जो सरकारें हैं विश्व के देशों की, उन सरकारों ने कैसे रिएक्ट किया एजुकेशन को लेके, उसके आधारित बात यहाँ लेख में की गई है। लेख सामान्य सा है मगर इसमें कुछ संशोधन बहुत ही अच्छा दिया हुआ है जिसको हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे। और एज यू सी राइट साइड ऑन योर स्क्रीन, ऊपर तो एक सिंबॉलिक इमेज है एजुकेशन की, मगर नीचे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन, जिसके द्वारा जो स्टिमुलस जो गवर्नमेंट ने प्रस्तावित किया था, जो स्टिमुलस गवर्नमेंट लाए थे, उसकी घोषणा यहाँ हो रही है। तो आज का जो लेख है वो मूलतः यह जो फाइनेंशियल स्टिमुलस है जो कि विभिन्न सरकारों के द्वारा घोषित किए गए हैं, प्रोक्लेम किए गए हैं, उस फाइनेंशियल स्टिमुलस में एजुकेशन का क्या हिस्सा है उसको उजागर करने वाला लेख है कि इस स्टिमुलस में एजुकेशन को कितनी जगह मिली, एजुकेशन के ऊपर कितना बल दिया, उसकी बात यहाँ यह लेख ने की है। वैश्विक परिस्थिति भी देखी है, क्षेत्रीय परिस्थिति भी देखी है, और भारत के संदर्भ में भारतीय परिस्थिति जो है उसको भी लेखक ने उजागर करने का प्रयास किया है, जिसको हम लोग आगे इस पूरी चर्चा में देखेंगे। देखिए, यह आज का लेख है। एरिक फ्लैट नामक एक राइटर है जिसके द्वारा लिखा गया है ए बिग पुश फॉर एजुकेशन, और वे यूनेस्को के साथ ही जुड़े हुए हैं, और यूनेस्को का जो न्यू दिल्ली क्लस्टर है उसके साथ ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बहुत ही निपुण लेख है जिसको हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे। प्लस आज का जो यह लेख है वो मात्र और मात्र हम लोग इस दो बिंदुओं पर ही देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ लेखक के द्वारा वैसे लेख सामान्य है, मगर यहाँ जो संशोधन उन्होंने पेश किया है, यानी कि उनका जो रिसर्च है वो अद्भुत है, बहुत ही अच्छा है, हमारे परीक्षा संबंधी तैयारियों के लिए भी अच्छा है। ठीक है, और हमारी जो समझ है उसे बढ़ाने के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग यह पूरा लेख दो चरणों में देखेंगे। सबसे प्रथम निष्कर्ष की बात करेंगे, और साथ ही में जो हाइलाइट्स है, यानी कि जो लेख की महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ संशोधनों को देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेख के निष्कर्ष से शुरू करेंगे हमारी आज की चर्चा। तो सर्वप्रथम लेखक ने पहले तो शिक्षण के महत्व को समझाया, शिक्षण के महत्व को समझाया कि कैसे एजुकेशन जो है वो किसी भी राष्ट्र के लिए एक बैकबोन समान है, यानी कि एक मेरुदंड है। दिस इज एक्चुअली a spinal cord for any of the nation। ठीक है, तो ये प्रथम बात रही। दूसरी बात रही यह जो वैश्विक महामारी है, यानी कि पैंडेमिक जो हम कहते हैं, इस वैश्विक महामारी को एक तक रूप में देखने का प्रयास किया है। तक रूप में देखना, लेखक ने इसे एक अपॉर्चुनिटी बताया है, और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके हम लोग हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसे फर्दर अपग्रेड कर सकते हैं, उसे फर्दर अच्छा बना सकते हैं। यह तक का उपयोग करके एजुकेशन को बेहतर बनाना, जिसके तहत लेखक ने 3 बिंदु दिए हैं। सबसे प्रथम इंक्लूसिव बनाना है, फिर फ्लेक्सिबल बनाना है, और बाद में रिसाइलेंट भी बनाना है। ठीक है, अगर हमारा शिक्षण यदि ऐसा हो जाए तो हमें लगता है, या लेखक को लगता है, कि भारत का शिक्षण जो है वो वर्ल्ड में या विश्व में प्रथम क्रम का शिक्षण हो जाएगा, जिसमें लेखक ने पहले तो समावेशन की बात की है, फिर फ्लेक्सिबिलिटी भी रखने का प्रयास किया है कि शिक्षा जो है वो जड़ नहीं होनी चाहिए, वो एक लचीली होनी चाहिए।
लचीली, और जो रिसिलिएंट है उसे प्रतिरोध क्षमतापूर्ण हम लोग कह सकते हैं। प्रतिरोध क्षमता पूर्ण, यानी कि अगर कोई बाधा आ जाए, अगर कोई प्रतिरोध आ जाए तो उसमें से भी हमारा जो क्षेत्र है वो थ्रू निकल सकता है किसी भी चुनौती में से, तो उसे प्रतिरोध क्षमता पूर्ण हम लोग कह सकते हैं। जैसे आज एक एग्जांपल ले कि आज पेंडेमिक की वजह से एजुकेशन जो एक्टिविटी है वो सदंतर बंद हो गई, सदंतर रुक गई। तो अगर वो प्रतिरोध क्षमता पूर्ण होती, ठीक है, तो वो आसानी से फिजिकल एजुकेशन जो चल रहा था प्री पेंडेमिक एरा में, जो आज भी 100% रिस्टोर नहीं हो पाया है आफ्टर अ ईयर, ठीक है, तो अगर वो प्रतिरोधक क्षमता पूर्ण होता, अगर वो रिसिलेंट होता, तो फिजिकल एजुकेशन जो है वो छत से डिजिटल में स्विच कर जाता, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, किसी का शिक्षण रुकता नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो ऐसा भी हमें बनाना है। तो लेखक ने इस पूरे महामारी को एक तक के रूप में देखा है, और इस तक को हम यूज करके हमारे एजुकेशन की पद्धति को, हमारे पूरे क्षेत्र को हम लोग बदल सकते हैं और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो ये बात रही निष्कर्ष की। आगे अगर लेख की महत्वपूर्ण बातें देखें तो 24 जनवरी को तीसरा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण दिन था। 24 जनवरी 2021 थर्ड इंटरनेशनल एजुकेशन डे। जो यूनेस्को के द्वारा घोषित होता है या हुआ है, यूनेस्को द्वारा घोषित। और इस साल के इस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण दिन में जो थीम थी वो थी रिकवर, रिविटलाइज एजुकेशन फॉर कोविड-19 जनरेशन। इस थीम के साथ यह पूरे दिन को मनाया गया, ठीक है, ताकि जो शिक्षण बंद हो गया है, जो शिक्षण बाधित हो गया है इस कोरोना की वजह से, उससे रिकवरी मिले और उसे रिविटलाइजेशन भी मिले। रिकवरी यानी कि पुनः प्राप्त करना, और रिविटलाइजेशन यानी कि अधिक मजबूत करना, ठीक है। तो हमें अधिक मजबूत करना है, पहले तो पूर्व परिस्थिति को प्राप्त करना है, बाद में उस परिस्थिति में और सुधार करके पूरे क्षेत्र को हमें और मजबूती प्रदान करनी है। उसके साथ कुछ यहाँ हमें संशोधन भी दिए हैं लेखक ने, जिसके तहत यूनेस्को के मुताबिक पूरे विश्व में 1.6 बिलियन जो छात्र है या अभ्यर्थी कह लीजिए, कुल 190 देशों में इनके शिक्षण में बाधा आई है या विघ्न आया है। शिक्षण कार्य में विघ्न आया है, जिसमें से भारत की अगर बात करें तो अकेले भारत में 286 मिलियन बच्चे हैं, यानी कि 28 करोड़, जिनका शिक्षण कार्य भी बाधित हो गया है। क्योंकि भारत में लगभग 1.5 मिलियन स्कूल्स बंद हुई यानी कि कोरोना की वजह से। वैसे तो चालू ही है इनके ऑपरेशंस, मगर ड्यू टू दिस पेंडेमिक इफेक्ट यह शालाओं को बंद कर दिया गया, ठीक है, ताकि संक्रमण की जो गति है फैलने की वो थोड़ी धीमी हो। तो इसी की वजह से 286 मिलियन बच्चों को असर हुई है, बुरी असर हुई है, ठीक है। तो ये बात रही हमारे भारत की। साथ में अगर
ऐसे बच्चों की बात की जाए जो बच्चे पहले से ही स्कूल से बाहर है, तो ऐसे लगभग 6 मिलियन बच्चे हैं भारत में जो कोरोना के पहले से ही स्कूल से वंचित है, शाला या शिक्षण से वंचित है। ठीक है, तो इन 6 मिलियन में इतने बच्चों का इजाफा हुआ जो कोरोना की वजह से शालाओं के बाहर रहे, कोरोना की वजह से जिनकी जो शैक्षणिक प्रवृत्ति थी शैक्षणिक, वो बाधित रही। ठीक है, तो ये रहा एक संशोधन। बाद में अगर यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को के अनुसार अगर औसत निकाली जाए तो पूरे विश्व में 3.5 महीनों तक शालाएं बंद रही, 5 months स्कूल क्लोज्ड। हालांकि भारत में तो ज्यादा समय तक रही, मगर यह विश्व की औसत है, जिसमें विकसित देश भी आ गए, भारत जैसे विकास करने वाले देश भी आ गए, और जो विकसित नहीं है, कम विकसित है, अफ्रीकन नेशंस जैसे वे भी आ गए। ठीक है, तो इन सब में औसत 3.5 महीनों की निकली। मगर अगर इसमें लोकल स्कूल्स की बात की जाए, ये तो सब बड़ी स्कूल्स, नोंदनीय स्कूल्स की बात है, मगर अगर लोकल की बात की जाए तो ये औसत बढ़ सकती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि भारत में यह लॉकडाउन काफी लंबा चला, और जो शिक्षण कार्य बाधित हुआ था ड्यू टू दिस इकोनॉमिक लॉकडाउन, वो आज दिन तक रिस्टोर नहीं हो पाया, वो आज दिन तक रेज्यूम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से भारत के बच्चों के ऊपर बहुत ही गंभीर असर देखने को मिलती है। प्लस एक कारण ये भी है कि पूरे विश्व में कोरोना फैल गया, कोरोना की महामारी फैल गई, तो इसी की वजह से सब राष्ट्रों की जो सरकारें हैं उनका जो राजस्व घाटा है, यानी कि उनका जो फिस्कल डेफिसिट है, वो भी कई गुना तक बढ़ा। ठीक है, एंड इट वाज अनएक्सपेक्टेड। किसी भी राष्ट्र ने ऐसी कोई आशा नहीं रखी होगी कि इतने खर्चे आ जाएंगे फ्रॉम नोवेयर, फ्रॉम द एक्सपेंसेस विल कम फ्रॉम नोवेयर। ठीक है, और इसी की वजह से सारे देशों का जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ा है, और यही कारण है कि सरकारी खर्च में गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि जो फंड जहाँ यूज होना चाहिए वो आज इस पेंडेमिक के ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहा है, पेंडेमिक का संक्रमण ना फैले इसके लिए यूज हो रहा है, लोगों को जागरूक बनाने के लिए यूज हो रहा है, और अन्य मिसलेनियस चीजें जो उत्पन्न हुई हो इस कोरोना की वजह से उनके लिए उपयोग हो रहा है, नहीं कि जो प्री प्लान्ड, जो प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर्स थे उनके लिए। ठीक है, तो इसी की वजह से एजुकेशन के ऊपर जो खर्च था, एजुकेशन एक्सपेंडिचर, उसमें गिरावट देखने को मिलती है। और ये गिरावट क्यों है जो हमने समझने का प्रयास किया, बिकॉज कोरोना पेंडेमिक इंक्रीज्ड द फिस्कल डेफिसिट ऑफ ईच एंड एवरी गवर्नमेंट ऑफ एवरी कंट्री। जो फिस्कल मैनेजमेंट है उसको हिला के रख दिया इस पेंडेमिक ने। तो इसी की वजह से सरकारें, अधिकतम राष्ट्रों की सरकारें एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही है। मगर जैसे हम लोग आगे आंकड़े देखेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि भारत की परिस्थिति अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत ही अच्छी है। यह क्षेत्र में भी, पूरे साउथ एशिया के क्षेत्र में भी भारत की परिस्थिति जो है वो बहुत ही अच्छी है। तो उसको देखने का प्रयास करेंगे। यूनेस्को के एक और अनुमान के मुताबिक जो टोटल फाइनेंशियल स्टिमुलस आया है इस महामारी के सामने लड़ने के लिए, वो लगभग 11.8 ट्रिलियन डॉलर्स का है। ठीक है, जिसमें से मात्र 0.78% ही राशि का उपयोग शिक्षण के लिए हुआ है, शिक्षण के लिए, जो लगभग 91 बिलियन डॉलर्स के करीब है। ठीक है, और यह खर्च में से अधिकतम खर्च जो है वो विकसित राष्ट्रों के द्वारा हुआ है, विकसित राष्ट्रों के द्वारा। अगर आंकड़ों में विकसित राष्ट्रों का भाग देखें तो यह आंकड़ा रहेगा लगभग 85 बिलियंस का, डॉलर 85 बिलियन। ठीक है, बाकी के बच्चे इसमें सारे अन्य राष्ट्रों जो है शामिल होंगे जिन्होंने शिक्षण के लिए कुछ रकमें खर्च की हो इन दिस पोस्ट पेंडेमिक एरा। ठीक है, तो ये बात है।
मगर इस पूरे मुद्दे में अगर क्षेत्रीय तुलना करें, हम लोग पूरे विश्व में क्षेत्रीय तुलना करें, तो दक्षिण एशिया जो है यानी कि साउथ एशिया, वो अव्वल नंबर पर है उनके स्पेंडिंग्स में, विच मीन्स 0.85%. The nations of South Asia are averagely spending, या the nations of South Asia spent average 0.85% of their fiscal stimulus on education alone. ठीक है, तो ये एक क्षेत्रीय तुलना है और क्षेत्रीय तुलना में साउथ एशिया जो है इसका प्रभाव ज्यादा है. अगर अन्य आंकड़े देखें अन्य क्षेत्रों के, तो यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका दे आर स्पेंडिंग 0.73%. और साथ ही में अगर लैटिन अमेरिका और कैरेबियन की बात करें तो दे आर स्पेंडिंग 0.69. लैटिन अमेरिका दे आर स्पेंडिंग ओनली 0.69%. तो इस तुलना में साउथ एशिया के जो राष्ट्र है वे आगे है और ये एक बहुत ही सकारात्मक बात है, बहुत ही अच्छी बात है. लेखक ने भी यहाँ इस बात की जम के प्रशंसा की है. प्लस लेखक ने यहाँ एक कारण भी यह साधा है कि ये जो खर्च है, इस खर्च में जो इजाफा है वो इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि आज हम लोग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं. अगर इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन युग ही नहीं होता देन इट वाज नॉट पॉसिबल. आज यह पैसे का खर्च करके हमने हमारी जो पढ़ाई है वो चालू रखी विद द मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, विद द मीन्स ऑफ डिजिटल डिवाइसेस. अगर यह एरा ही नहीं होता, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात ही नहीं होती, ऐसे डिवाइसेस ही नहीं होते, तो हम लोग हमारा खर्च बढ़ाकर क्या करते हैं, हम लोग कैसे हमारी जो एजुकेशनल एक्टिविटी है उसे अनइंटरप्टेड कैसे रख पाते हैं. ठीक है, तो इट इज ऑल थैंक्स टू द एरा इन विच वी आर लिविंग एंड दिस एरा इज कॉल्ड द एरा ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. It is this technology which made it possible to continue our education on different platforms, चाहे वो एयरवेज हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो अन्य कोई भी प्लेटफॉर्म हो. ठीक है, तो यहाँ लेखक ने ये बात पर गौर किया है. आगे अगर हम बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में ही आई, भारत की नई एजुकेशन पॉलिसी है, ये पॉलिसी भी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बल देने वाली है और देना भी चाहिए क्योंकि एक समय ही ये है, आज युग ही इसका है, तो इसके ऊपर भी बल देना अनिवार्य है. जिसके तहत इंटरनेट आधारित शिक्षण व्यवस्था के ढांचे को तैयार करने की बात की गई है. अ टाइप ऑफ एजुकेशनल स्ट्रक्चर विच इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द इंटरनेट. ठीक है, तो ये एक प्रतिरोध क्षमता पूर्ण शिक्षण बनाने में एक अहम कदम है, एक रिसाइलेंट एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए एक अहम कदम है. एजुकेशन बेस्ड ऑन इंटरनेट, और ऐसा उद्देश्य है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का. ये हमारी बात नहीं है मगर ये सरकारी बात है और शिक्षण नीति में ही ये बात दी गई है ताकि भविष्य में ऐसे आने वाले खतरों के सामने में लड़ने के लिए ऐसा एक रिसाइलेंट स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद हो जिसके ऊपर ऐसे महामारियों की या अन्य कोई ऐसी घटनाओं की बहुत ही कम से कम असर पड़े. उसके बाद यहाँ लेखक ने एक बात बताई है कि हमें इस दिशा में फिर भी बहुत ही काम करना है. ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में आज जो हम कर रहे हैं वो जो है ऑप्टिमम है, वो बेस्ट है, मगर फिर भी हमें इस दिशा में काम करना होगा क्योंकि आज भी 500 मिलियन प्लस जो छात्र है, जो स्टूडेंट्स है, बच्चे की बात नहीं है, बच्चे में भी स्टूडेंट्स का एक वर्ग अलग होता है. ठीक है, जो स्कूल जाते हैं, जिनका एडमिशन होता है, जो रेगुलरली पढ़ते हैं, उन्हें स्टूडेंट कहा जाता है. तो ऐसे 500 प्लस मिलियन छात्र आज भी ऐसी रिमोट एजुकेशन सिस्टम से वंचित है, रिमोट एड्यू सिस्टम से वंचित. तो हमें इन बच्चों के भविष्य के लिए, इन बच्चों को न्याय मिले, इसके लिए हमें हमारे शिक्षण पद्धति में मूलतः फेरफार
करने अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ लेखक ने फिर से यूनेस्को की एक ताज़ी रिपोर्ट यानी कि यूनेस्को का एक ताज़ा अहवाल है, गर्मा-गर्म अहवाल है, उसका भी उपयोग किया है, जिसके तहत यूनेस्को ने ऑब्जर्व किया है कि टुडे ऑल्सो 800 मिलियन प्लस के जो छात्र है उनकी शिक्षण अभी भी रुकी हुई है, या उनका शिक्षण कहना उचित रहेगा, उनका शिक्षण अभी भी रुका हुआ। और ये जो आंकड़ा है 800 मिलियन का, ये लगभग हाफ ऑफ टोटल स्टूडेंट्स है वर्ल्ड वाइड। तो टोटल हुए 1600 मिलियन, यानी कि 160 करोड़, जिसमें से 80 करोड़ छात्र अभी भी वंचित है, उनका जो शिक्षण कार्य है वो अभी भी रिस्टोर नहीं हुआ है पूर्ण रूप से। तो ये भी एक अपने आप में चिंता है। तो यहाँ लेखक ने इस महामारी को या इस पेंडेमिक को एक ब्यूगल समान बताया है। यह एक ब्यूगल समान आवाज़ है जिसको हमें सुन लेना चाहिए, हमारी सरकारों को सुन लेना चाहिए, और इस दिशा में एक ऐसी नीति घड़नी चाहिए, एक ऐसी नीति कायम करनी चाहिए जो कि हमारे एजुकेशन को इंक्लूसिव बनाए, फ्लेक्सिबल बनाए और रिसाइलेंट बनाए। तो आज लेखक ने इस पूरी महामारी को एक तक की नज़र से देखते हुए कि महामारी का नुकसान तो किया है, वो बात तो ठीक है, मगर हमें इस पूरी महामारी को एक तक की तरह देखना होगा जिसका उपयोग हमें हमारे शिक्षण को सुधारने के लिए करना होगा। इम्प्रूव, जिसमें हमारी जीत होगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। इस सेशन में हमने कई सारी बातें देखी। मुख्यतः हमने लेखक के संशोधन का ही प्रयोग किया, जो बहुत ही उच्च कक्षा का, उच्च किस्म का प्रबंध था। उसको लेके हमने कई सारे पहलू देखे, कई सारे संशोधन भी देखे, और ये भी देखा कि कैसे हम हमारे शिक्षण क्षेत्र को और मजबूत बना सकते हैं और प्रतिरोधक क्षमता पूर्ण बना सकते हैं। तो मिलेंगे हम अगले लेख में, अगले अभ्यास के साथ, अगले विश्लेषण के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।